अस्सलाम गुड मॉर्निंग सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, फीसों में 5% इजाफा मंजूर कर दिया है प्राइवेट स्कूलों ने और उनका कहना है कि 8 और 9 मार्च को प्राइवेट स्कूल्स पर ताले लगाए जाएंगे। हुकूमत के खिलाफ मालिकान अब डट गए हैं। लेस्को का सारिफिन की जेबों पर 7 करोड़ का डाका, डिटेक्शन बिल वसूली के बाद दोबारा बिल भिजवा दिए। मेट्रो मंसूबे का दस्तावेजी रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया गया। और जश्न बहारा मेले में पूरा लाहौर उमड़ आया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर उमर असलम। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, फीसों में 5% इजाफा नामंजूर कर दिया है प्राइवेट स्कूल मालिकान ने और हुकूमत के खिलाफ वो डट गए हैं। 8 और 9 मार्च को अब स्कूल पर ताले लगेंगे। उन्होंने कहा है कि हम स्कूल बंद रखेंगे। देखिए, तालीमी दरसगाहों को जब बंद करने की बात की जाती है तो फिर तो ऐसे ही दिखाई देता है कि जो है वो नहायत ही ख़तरनाक और गलत किस्म की पॉलिसी हैं। 8 और 9 मार्च के हवाले से बात करें कि प्राइवेट स्कूल जो है एसोसिएशन, उनकी जानिब से धमकी दी गई है हुकूमत को कि जिस तरीके से 5% जो है वो इजाफा जो है वो फ़ीसों में वो उनके मुताबिक जो है वो कम है। लेकिन जब ओवरऑल वैसे मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें तो स्कूल्स की जो बड़े स्कूल्स के ग्रुप हैं, हमारी भी जुनेद रियाज जो है सिटी 42 के एजुकेशन बीट करते हैं कवर, उनसे बात हुई थी तो उसके मुताबिक जो है वो जुनेद रियाज बता रहे थे कि जो बड़े स्कूल हैं वो तो इस फैसले को बिल्कुल भी हुकूमत के नहीं मानने को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन जबकि दूसरे स्कूल्स की बात करें जैसे दारे अरकम हैं या दीगर स्कूल हैं जो गली मोहल्ले के स्कूल हैं, वहाँ पर भी सीमल आप यकीन करें कि स्कूलों की फ़ीस 5-5, 7-7 हज़ार रुपये हैं। और जब प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसों की बात करते हैं तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की से ज़ायद जो है, और कुछ स्कूल तो डॉलर्स में फ़ीसें वसूल कर रहे हैं। रहना पाकिस्तान में और करेंसी जो फ़ीस जो लेनी है वो दूसरे ममालिक की यानी डॉलर्स में ले रहे हैं। तो क्या ये, और जिनके बच्चे 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उन्हें जब फ़ीसें देनी पड़ती होंगी 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये फ़ीस। फिर दूसरी सबसे अहम बात यह है कि फिर कलर्स डे जो अक्सर ही हर महीने जैसे गैर निसाबी सरगर्मियां बहुत ज्यादा हैं प्राइवेट स्कूलों में और उसकी मद में जो खर्चे होते हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद उनके ड्रेसेस उसके मुताबिक लेने पड़ते हैं। फिर एक किस्म का माशरे में अदम जो तवाज़ुन है वो जब आप इनिशियल फेज से ही ख़राब कर देंगे, यानी इनिशियल स्टेजेस से ही जो है वो गैर मतवाजन हो जाएगा। एक बच्चा सरकारी स्कूल में 20-25 रुपये की फीस पर तालीम हासिल कर रहा है, सरकारी टीचर से तालीम हासिल कर रहा है। दूसरी जानिब एक इंग्लिश लबो लहजे में अंग्रेज़ी, चाइना की तरक्की का राज जब देखते हैं तो आज भी, बल्कि यूरोपियन कई ममालिक में भी जाकर देखें तो वहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं बोलते। वो लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में अगर फ्रांस आएँ तो फ्रेंच बोलें, इटली आएँ तो इटालियन बोलें। वहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को, और हमारे यहाँ जो है वो एक एहसास महरूमी और एक एहसास बरतरी और एहसास कमतरी के जो है वो उसको क्रिएट कर दिया गया। और जब प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाती है तो ये तो आप गली मोहल्ले के स्कूलों की फ़ीस जहाँ पर 10-10 जो 5-5 हज़ार रुपये पहुँच चुकी है, बड़े ग्रुप ऑफ स्कूल जो हैं उनकी फ़ीसेस जो हैं वो हज़ारों में। अब जिसके बच्चे 2 बच्चे भी अगर ज़ेर तालीम हैं और फिर उनके बाद कोर्सेज़ की फ़ीस हैं, फिर हर महीने जो है जिस तरीके से देखा जाता है कि कभी स्प्रिंग डे मनाया जा रहा है, कभी किसी किस्म की पार्टी मनाई जा रही है, कभी कलर डे मनाया जा रहा है, उसके मुताबिक जो है वो फिर बच्चों को। अच्छा उमर, आपको याद होगा पिछले साल भी इसी तरह से इन्होंने फीसों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया था सिक्योरिटी के बारे में। खास तौर पर 16 दिसंबर सानिया पेशावर के बाद से ये सिलसिला जो है वो चल निकला। जब सिक्योरिटी के SOPs जारी किए गए, इन्होंने फीसेस बढ़ा दी। हुकूमत उसको किसी हद तक कम करने में कामयाब हो गई। बहुत हद तक जो है वो क्रैकडाउन्स भी किए गए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। अब फिर नया साल शुरू हुआ, चूँकि फीसों में इजाफा फिर से होना था। हुकूमत ने 5% कहा, स्कूल्स जो है वो कह रहे हैं कम से कम 10% इजाफा जो है वो लाजमी है। अब मुश्तरका एलामिया का ऐलान भी किया गया। प्राइवेट स्कूल्स जो फेडरेशन है और पाकिस्तान एजुकेशनल काउंसिल है, उनका मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। हुकूमत क्या स्टेप लेगी इसमें? देखिए, हुकूमत ने जो अभी असम्बली में भी बड़ा क्लियर व्यू दिया है इस हवाले से कि जिस तरह मौजूदा महंगाई का तनासब आ चुका है और उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द से जो है उनकी मुलाकात भी मुख्तलिफ जो है होती रही है। उनका इस हवाले से कहना है कि 5% भी मौजूदा दौर के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी है। उन्होंने इसी सिलसिले में यहाँ पर ये वाजिया किया है कि हुकूमत जो है वो किसी सूरत हाल में जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के इस तरह के मुतालबात को नहीं मानेगी। तहम प्राइवेट स्कूल्स भी जो है वो हुकूमत के आगे जो है वो डट गए हैं। उन्होंने 8 और 9 मार्च को जिस तरीके से स्कूल बंद करने का ऐलान किया है,
ये एक जो है आप जब ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से देखते हैं, जब आम शहरियों के हवाले से बात करते हैं तो हर गली मोहल्ले में जहाँ पर ये लोग पेरेंट्स जो है वो एक शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमती रेट कहाँ पर है, कि प्राइवेट स्कूल्स जब चाहते हैं जितनी चाहते हैं अपनी मर्जी से फीसेस जो हैं वो बढ़ा लेते हैं। तो इस हवाले से एक अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ इस दफ़ा जो असेंबली सेशन के हवाले से भी अगर बात करें, जिस तरीके से बिल आया कि जी 5% से ज़्यादा नहीं जो है वो फीसिस में इजाफा कर सकेंगे, तो पहले ये भी तो देखना चाहिए कि जब आप 10-10, 15-15 हज़ार पे फीस लेंगे और उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी के नाम पे आप तो पहले ही जो है वो फ़ीस के नाम पर ठीक ठाक पैसे जो हैं वो वसूल कर रहे हैं, और उसके बाद अगर अब हर शख्स प्राइवेट देखें, सिक्योरिटी फराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब अगर हर शख्स को प्राइवेट इदारा काम कर रहा है, मिसाल है किसी की कॉस्मेटिक की शॉप है, किसी की ज्वेलरी की शॉप है, तो वहाँ पर भी अगर देखो तो सिक्योरिटी के कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स हर ने अपनी बसात के मुताबिक, मार्केट के मुताबिक किए होते हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स का स्टांस यहाँ पर ये है कि सिक्योरिटी के नाम पर हमें अरेंजमेंट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने पड़ेंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड्स की तो वैसे भी सैलरीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो ज़्यादा सैलरीज़ नहीं होती उनकी, 10-15, 20-20 हज़ार, और कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट्स लेने होंगे तो उनकी होंगे। लेकिन जब इन स्कूल्स की फ़ीसों की बात करते हैं तो कहाँ पर इन दो बच्चों की फीस से तो इनकी सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी गार्ड की फीस जो है वो पूरी हो सकती है। स्कूल के दीगर अखराजात के हवाले से भी अगर बात करें तो वो भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स ने बड़ा जो है वो ऐलान किया। अब स्कूल की सेल्फिशनेस भी है कि वो ऑन प्रोटेस्ट एहतजाज के तौर पर 2 दिन स्कूल बंद कर रहे हैं। अब उसके बाद आगे क्या लाया अमल होगा, कितनी देर स्कूल बंद रखा जाएगा, बच्चों की तालीम का कितना खर्च होगा, ये तो उनका कंसर्न शो कर देगा कि वो कितना तालीम के मार्च का महीना। एक और अहम बात भी है कि अब स्कूल्स बंद करने का मकसद जो है वो ये है कि 2 दिन स्कूल बंद देंगे, और ये इम्तहानों का महीना है, एग्जाम्स होते हैं, तो फिर इसका मतलब है सारी डेट शीट जो है वो रीशेड्यूल्ड होगी, दोबारा शेड्यूल आएगा। लेकिन साथ ही साथ फिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सेल्फिशनेस नज़र आती है कि माशरे में एहसास का जो है अंसर वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है कि प्राइवेट स्कूल्स अगर इस तरीके से हुकूमती रिट को चैलेंज करेंगे और जब बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे तो फिर जो है ये एक नहायत ही संगीन मसला भी है, और हुकूमत को भी चाहिए कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करें। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स एक माफिया बन चुका है। इस हवाले से जब भी बात की जाती है तो उसमें कुछ लोग गवर्नमेंट के भी इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, जो बड़े लेवल के ग्रुप्स हैं उनमें जो हैं वो बड़े हाई लेवल पे जो हैं उनके तमाम जमातों में जो हैं वो अच्छे रिलेशंस भी होते हैं। जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो गुलबर्ग वगैरह और गुलबर्ग समेत जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे स्कूल्स हैं, तो जब वो हज़ारों रुपए में फ़ीस वसूल करेंगे तो उसका जो असर है वो तो एक वालिदैन को फ़ीस बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और आला तालीम से ज़्यादा बुनियादी चीज़ तो कोई भी नहीं होती। लेकिन इसी हवाले से प्राइवेट स्कूल्स वालों को भी सोचना चाहिए, दूसरी तरफ हुकूमत को भी निगोशिएशंस करनी चाहिए। एक मिल बैठकर अगर बात हो जाए और मुश्तरका राह निकल जाए तो वो ज़्यादा फिजिबल होता है, वो आवाम के लिए भी सहूलत रहे और गवर्नमेंट के रेट जो है वो भी कायम रहे। उमर, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली हमारी टॉप स्टोरी लेस्को के हवाले से है। लेस्को सार्फिन की जेबों पर डाका डाल रहा है और 7 करोड़ रुपए का डिटेक्शन बिल भिजवाए गए और उसके बाद सार्फिन को एक मरतबा फिर से बिल भिजवा दिए गए हैं। उमर, हम इस खबर को डिस्कस करेंगे, क्या करना चाह रहा है लेस्को, समझ नहीं आ रही है, मुसलसल सार्फिन को तंग करने में लगा। देखिए, ये इस इदारे के हवाले से तो बात करें कि अभी जैसे जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं, आप देखें कि लोड शेडिंग में भी इजाफा हो जाएगा, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अनशेड्यूल्ड जो है वो लाइट जाती है। फिर रमज़ान के हवाले से भी अगर बात करें, भी दूर तो है लेकिन फिर रमज़ान के महीने में भी जो है लोगों को प्रॉब्लम आती है सहरी इफ्तारी में। लेकिन अब जब इस खबर के मुताबिक बात करें तो शाहिद सिपरा की ये खबर है, इसके मुताबिक जो है वो 2013 और 2013-14, 2014-15 में पॉलिसी बनाई गई कि जो बिजली चोर हैं उनसे जो है वो इकट्ठ पैसे ले लिए जाएँ, जब पहले ही जुर्माना डाल दिया जाए, फ़ाइन कर दिया जाए जिसे कहते हैं। फ़ाइन कर दिया गया, उनसे पैसे भी ले लिए गए 3 महीने के जिस तरीके से होते हैं कि उनसे एक एज्यूम करके और जो है वो वसूल कर लिए गए पैसे। लेकिन उसके बाद जब एक दफ़ा बिजली चोरों से आप पैसे ले लें तो दूसरी जो कानून के मुताबिक है दोबारा नहीं लिए जा सकते। लेकिन लेस्को चीफ कैसर ज़मान जो है उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया है, उसके मुताबिक ये था कि जो 2013-14, 2014-15 में जिन लोगों से फ़ाइन जुर्माना यानी ले लिया गया था, एक उन्होंने जुर्म किया, उसके पैसे अदा किए, उसका जुर्माना भी अदा कर दिया, उनको उसकी सज़ा मिल गई। तो उसके बाद उन्होंने अब ये प्लान ये बनाया कि डाउनलोड करें उनका सारा डाटा और फिर दोबारा पैसे वसूल किए जाएंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? लेस्को की अब आदत सी बनती जा रही है कि
आम सार्फिन को परेशान करना, लोगों की परेशानी में इजाफा करना। और फिर ये भी दिखाई देता है कि जब इस हवाले से बात करते हैं कि किसी ना किसी लोगों की जेबों पर, बिल्कुल ये खबर भी ठीक लगी कि लोगों की जेबों पर किस तरीके से जो है वो डाका डाला जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। शाहिद सिप्रा की खबर है और शाहिद सिप्रा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये लेस्को जो है वो करना क्या चाह रहा है, समझ नहीं आ रही है। कभी जो है वो खुद नादहिंदा होता है और इनसे पैसे दिए नहीं जाते, कभी इसमें नजर आता है कि अफसरान की सीटें बचाने के लिए जो है वो घपले किए जा रहे हैं एक्सटेंशन देने के लिए। और आज खबर आपने बड़ी अच्छी खबर दी है, सारिफिन की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। करना क्या चाह रहा है? जी देखिए, बेसिकली ये जो खबर है उसका ये है कि 2013, 14 और 14-15 जो कि 2 साल हैं, इस दौरान वो सारे जो कि बिजली चोरी में मुलविस थे, जिनके मीटर टेम्पर्ड थे या उनके डिस्प्ले वॉश हुए या किसी भी दीगर सूरत हाल की वजह से मीटर खराब हुआ, तो उनको उन्हीं मंथ में जो एक दफा डिटेक्शन बिल जो है वो चार्ज किए जा चुके हैं। जो कंपनी पॉलिसी है उसके मुताबिक जब कोई बिजली चोरी में पकड़ा जाता है तो उसको 3 से 6 माह तक के यूनिट्स डाल के उनसे रिकवरी कर ली जाती है। लेकिन अब जो मौजूदा लेस्को चीफ हैं कैसर जमान, उन्होंने रिकवरी बेहतर बनाने के लिए और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुराने जो 2 साल के दौरान मीटर टेम्पर्ड थे, जो खराब मीटर थे, उनको दोबारा लेबोरेटरी में भिजवाया है, वहां से रिपोर्ट हासिल की है और उन जराए ने हमें इस बात को कंफर्म किया है कि 50 लाख के करीब जो यूनिट्स हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं, जो कि अब अगर उनकी एवरेज कीमत लगाई जाए तो 7.5 करोड़ रुपया बनता है, जो कि गुज़श्ता माह बिलिंग की सूरत में सार्फिन को भिजवाए जा चुके हैं। अब कंपनी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो उसमें जिस तारीफ से जो बिजली चोरी में मुलविस भी था, उससे एक दफा जब आपने डिटेक्शन बिल वसूल कर लिया है तो दूसरी दफा आपको वो वसूल नहीं कर सकते। लेकिन अब कंपनी इस बात की प्ली ले रही है कि चूंकि मीटर्स में वो यूनिट्स मौजूद हैं, कंपनी अफसरान को उस वक्त मालूम नहीं था कि अगर एक मीटर अगर पकड़ा गया तो उसकी डाउनलोडिंग करवाई जाए और यूनिट्स के मुताबिक सारिफ से बिल वसूल किया जाए। उस वक्त उन्होंने टाइम जाया किया, उस वक्त इनके अफसरान बिजली चोरी में मुलविस रहे। अब सारिफ जो एक आम सारिफ है उसको 8 से 10 लाख का बिल भिजवाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो दरबदर हो रहे हैं। लेकिन तो क्या पहले ये सोए हुए थे जब ये मीटर्स पकड़े गए, जब ये बिजली चोरी पकड़ी गई और पहले जब डिटेक्शन बिल भिजवाया जा रहा था तब ये सोए हुए थे? जी समझ नहीं आया, दोबारा बताइएगा। मैं ये कह रही हूँ कि पहले जब डिटेक्शन बिल भिजवाया गया और जिस वक्त ये मीटर्स पकड़े गए थे जिनमें डिफेक्ट था या बिजली चोरी जो है उस वक्त पकड़ी गई थी, तब ये सो रहे थे, तब ये सारे काम नहीं हो सकते थे? एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब 2013-14 में पकड़े गए या 14-15 में जो भी सारिफ पकड़ा गया, उस वक्त इनको मालूम नहीं था, उस वक्त इनको कंपनी पॉलिसी या कंपनी रूल्स मालूम नहीं थे कि एक मीटर जो पकड़ा गया है उसको लेबोरेटरी रिपोर्ट उसकी हासिल की जाए और यूनिट उसमें जो मौजूद हैं उसके मुताबिक उनको बिल भेजा जाए। उस वक्त जो अफसरान मुलविस होते हैं, जो मीटर इंस्पेक्टर, जो मीटर रीडर्स बिजली चोरी में मुलविस होते हैं, वो 3 से 6 माह तक डिटेक्शन बिल उस वक्त वसूल कर ली, उस वक्त कंज्यूमर को रिलीफ दिया और पैसे वसूल कर लिए मुबैना तौर पर। लेकिन अब ये हालात है कि वो यूनिट दोबारा चार्ज किए जा रहे हैं, मीटर डाउनलोड हुआ और सारिफ को अब किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हालांकि ये हकीकत अगर देखी जाए तो कंपनी पॉलिसी के मुताबिक जब एक सारिफ से आप बिल वसूल कर लेते हैं डिटेक्शन की सूरत में, दूसरी दफा बिल्कुल वसूल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे हालात जो है वो उसके बरक्स नजर आ रहे हैं और सारिफ जो है वो दरबदर हो रहे हैं, दफातर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। सही। अच्छा, इसका कोई सोल्यूशन है? सारिफीन के लिए कोई राह निकल सकती है इसमें? जी देखें, अगर सारिफ का एक ही रास्ता है, वो अगर कोर्ट में जाए और कोर्ट में इस केस को चैलेंज करे अपने बिल को कि अगर 2013 में जो उनको बिल भिजवाया गया था, अगर उनका मीटर उस वक्त टेम्पर्ड था, उसके बाद एमसीओ होता है, एमसीओ फीड हुआ और एमसीओ फीड होने के बाद किसी भी सूरत वो उनसे डिटेक्शन बिल वसूल नहीं कर सकते। अगर एक सारिफ अदालत में जाता है और इस बात की वो दलाइल देता है कि एक दफा वो उसने डिटेक्शन बिल दे चुका है, तो दूसरी दफा वो बिल्कुल उससे हासिल नहीं कर सकते, चाहे उसके यूनिट से रिकवर भी हुए। और बात राय इस बात को भी कंफर्म करते हैं कि ये मीटर जो कि 2 साल पड़े रहे, बाद मकामात पर बोगस मीटर भी पकड़े जाते हैं। मुलाजमीन जो है वो बिजली चोरी करवाते हैं, वो बोगस मीटर, अगर मेरा मीटर किसी दूसरी जगह पे बोगस मीटर चलता रहा, वो यूनिट्स अब मेरे से किस तरह वो रिकवर कर सकते हैं? ये हालात है। बिल्कुल शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह पॉलिसियों का मजाक बनाया जा रहा है और सारिफिन को फंसाने की कोशिश की जा रही है, इस तमाम खबर को हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें भी हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मजीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली हमारी खबर, जश्न बहारा का मेला लगा है जी और पूरा लाहौर उमड़ आया वहाँ पर। फैमिलीज जो है उमर यहाँ आकर एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त का जिलानी पार्क जो कि रेस कोर्स पार्क के नाम से मशहूर भी है और बड़ी तादाद में, कल तो बल्कि इतवार था, छुट्टी का दिन था, तो लोग जो है वो ख़बर भी बिल्कुल दुरुस्ती है कि पूरा लाहौर ही ऐसा दिखाई देता था कि जैसे उमड़ आए। क्योंकि उस मेले के हवाले से अगर बात करें तो एक तरफ तो ख़वातीन की शॉपिंग्स के लिए, आप जैसी ख़वातीन जाएँ तो वहाँ पे शॉपिंग बड़े अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। मेरा बहुत दिल है जाने का और मुझे अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। और हालांकि ऑफिस के बिल्कुल करीब होने के बावजूद और सामने, और फिर जो एटमॉस्फेयर होता है शाम के वक्त जो है वो
फैमिलीज़ के लिए बड़ा बेहतरीन एटमॉस्फेयर होता है। एक तरफ तो आप बड़ी इकनॉमिकल और ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं हैं, वहाँ पर एक ख़रीदारी कर सकती हैं, घरेलू जो हैं वो अशिया वहाँ पर फराम की मिलती हैं। तो जबकि दूसरी जानिब अगर आबशार वाली से दूसरी तरफ अगर आप आएँ तो खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं, और खाने पीने की भी वो चीज़ें हैं जिनमें जैसे मकई की रोटी, साग, फिर मक्खन, और वहाँ पर ख़वातीन भी जो है वो मौजूद होती हैं। उसी वक्त जो है वो आपको जो गरम गरम बना के जो है वो मिलता है। फिर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है, पार्क में बैठे होते हैं फैमिलीज़ के साथ। एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो तफरीक है। उसके बाद वहाँ पर कहीं पर पान वाले अगर बैठे हैं तो इसी के साथ साथ जो है वो स्वीट्स भी वहाँ पर जो है, और वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सेल आउट की जा रही होती हैं। जबकि रेस कोर्स पार्क के हवाले से अगर यहाँ पर बात करें तो चिकन कढ़ाई समेत जो मुख्तलिफ सज्जी और समेत जो है, और लाहौरी तो आपको पता है कि ख्वाबों के वैसे ही शौकीन है। और इस आपको बताते चलें कि सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि लाहौर के जो करीबी शहर हैं गुजरावाला समेत जो दीगर शहर हैं, वहाँ से भी जो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो। अच्छा, ये हमारे जो देहाती कल्चर और जो हमारा पंजाबी कल्चर है उसके साथ साथ मुख्तलिफ सूबों के जो कल्चर है वो वहाँ पर दिखाए गए हैं। वो पुरानी चीज़ें जो शायद हम भूलते जा रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पोर्ट्रे की गई हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक तरफ तो जैसे खानों में अगर बात कर लें तो जिस तरह पंजाबी कल्चर की अगर बात करें तो वहाँ पर साग भी है, मकई की रोटी भी है। बलोचिस्तानी कल्चर की अगर बात करें तो वहाँ पर खाने पीने के में तो सज्जी भी है और इस तरीके से दीगर। और फिर वहाँ पर ड्रेसेस जो है वो कल्चरल ड्रेस जो हैं वो पहने होते हैं वहाँ पर। और जो सबसे एक और भी बात है कि जब बच्चे लोग फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो बच्चों का बड़ा होता है कि जी हमारे पास उनके खेलने के लिए जो वहाँ पर मुख्तलिफ झूले लगे हुए हैं, ट्रेन है, उसके साथ साथ कोई भूत बंगला, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और फिर बिल्कुल दुरुस्त भी कहा आपने कि मुख्तलिफ कल्चरल एक्टिविटीज़ से जो है वो एक जज्बा हुब्बुल वतनी भी है, वो भी फ़रोग़ पाता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि लाहौर से जो गिरदो नवाह के शहर दीगर शहर हैं, गुजरांवाला हो गया और सियालकोट हो गया, वहाँ से भी जो लोगों की एक बड़ी तादाद जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आई। इस तरह के एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी जो है वो खुश आइंदी हैं, क्योंकि जिस तरह के मौजूदा हालात हैं आपने देखा होगा कि हम अक्सर बात करते हैं कि मंडे को जो कुछ खबरें हम हमेशा डिस्कस करते हैं उनमें से एक खबर ये ज़रूर होती है वन व्हीलिंग, और इस तरह ये फ्रस्ट्रेशन जब नहीं निकल रही होती तो फिर वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब इस तरह का बेहतर एटमॉस्फेयर में अब जैसे कि सिर्फ जलानी रेस कोर्स पार्क में नहीं बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर होना चाहिए, और लोग भी जो है इसको मोर देन वेलकम, खाली वेलकम नहीं बल्कि मोर देन वेलकम करते हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती हैं। और फिर जो खानों के रेट हैं अगर वहाँ पर भी उस हवाले से बात करें तो बड़े इकनॉमिकल, और जिसे कहते हैं कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर में एक सस्ती तफरी है, लोग बेहतरीन तफरी तरीके से जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ज़रूर जाना चाहिए। 31 मार्च तक ये मेला लगा हुआ है और 31 मार्च तक आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाएँ, लेकिन उसी तरह से इंतजाम भी फिर बेहतर होने चाहिए। जब रश ज़्यादा हो जाता है तो बाहर जाहिर है ट्रैफिक की सूरत हाल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पार्किंग नहीं मिलती लोगों को, और अंदर भी सिक्योरिटी के हवाले से भी लोगों के काफ़ी कंसर्न होते हैं। देखें सिक्योरिटी के हवाले से तो होते हैं, ऑब्वियसली कंसर्न्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मौजूदा हालात में ये एक बेहतरीन तफरीक है। और हुकूमत की जानिब से इस तरह के इकदाम की, जहाँ पर हुकूमत पर हम हमेशा तनकीद भी करते हैं, वहीं पर इस तरह के इकदाम जो लोगों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो है वो क्रिएट की जाएँ वो खुश आइन बात भी होती है। जहाँ पर तक आपने बात की कि लोगों का एक रश हो जाता है, बिल्कुल ठीक कहा कि रेस कोर्स में एक लिमिटेड पार्किंग है, उसके बाद जिस तरह लोगों की तादाद बढ़ जाती है, वार्डन्स भी बेचारे कहाँ तक और किस हद तक कंट्रोल करें, लेकिन उस हवाले से मुनासिब अरेंजमेंट्स होने चाहिए। कोई गलत पार्किंग अगर कर रहा है तो फौरी तौर पर जो है वो लिफ्टर के ज़रिए गाड़ी को जो है वो उठा लेना चाहिए। इसी तरीके से जो मुनासिब पार्किंग के इंतजाम होने चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन तफरीका है, लेकिन साथ बिल्कुल बेहतरीन तफरीका है। मेरा खुद बहुत दिल कर रहा है यहाँ पर जाने का, क्योंकि वो जो चीज़ें जो मकई की रोटी और साग, मकई की रोटी और साग और कतलम्मे और वो जो मीठे पकौड़े हुआ करते थे, और उसके साथ पता नहीं क्या क्या अंदरसे और क्या क्या नाम और क्या क्या चीज़ें जो वहाँ ये वो चीज़ें सीमल जो आप अगर हम जाएं तो ये होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो है वो अब जो है वो कल्चर तकरीबन अब मकई की रोटी, सरसों का साग ये बहुत ही कम जगहों पर जो है अवेलेबल होगा, ये बहुत लिमिटेड जगह। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वहीं वो जो गाँव की ख़वातीन हैं और वो वहीं वहाँ से लेकर आए, स्पेशली कुछ फैसलाबाद और दीगर जो है जो मकामात से जो है वो लोग जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए हुए थे, तो वहीं आए और उनका टेस्ट फिर कुछ देसी घी के भी मतलब जिस तरीके से खाने होते हैं। तो और लाहौरी तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा खाने ख्वाबों के शौकीन लाहौर पूरी दुनिया में, इसी वजह से जो इन लाहौर का एक नाम है वो ये भी है कि ख्वाबों के शौकीन है और बड़े मज़ेदार खाने बनाते भी हैं और खाते भी हैं, जायकेदार
लाहौरी होते हैं और खाने जो हैं वो फिर उनके मिजाज भी जायके इनका जो वाले एकदम, अगर कहते हैं लाहौरियों को खाना अच्छा मिल जाए तो उनका मूड जो है वो मूड एकदम बेहतर हो जाता है, और अगर खाना ना मिल रहा हो तो फिर उनसे बुरा जो टेम्परामेंट है वो किसी का नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। मुबैना करप्शन की शिकायत और अब नैब ने मेट्रो की तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली हैं। कल नैब के हवाले किया गया है दस्तावेजी रिकॉर्ड, जिसमें ख़ास तौर पर स्क्रीन डोर्स और जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं उनकी तफसीलात भी मांगी। ये पैकेज 9 है, अली रामे की ये खबर है। उसके मुताबिक नैब को जो है वो टीपा LDA की जानिब से जो है वो सारा रिकॉर्ड फराहम कर दिया गया है जो मेट्रो ट्रेन का है। पैकेज 9 के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 3 अरब से ज़ायद का ये पैकेज था। इसमें इलेक्ट्रिक स्टेयर्स, बोर्ड्स लगे हुए हैं, उस हवाले से जो है वो तहकीकात की जाएंगी। अभी तक यहाँ पर देखा जाए तो नैब ने जहाँ पर मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ जो शख्सियात के ख़िलाफ़ भी जिस तरीके से इंक्वायरी शुरू कर दी है, तो उसी सिलसिले में मेट्रो में भी जो बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं, इस खबर के मुताबिक भी कि 3 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट में जो है वो बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। इसी हवाले से अगर बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जिक्र करना भी समझते हैं कि ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने परसों ही ऐवान इकबाल में जो मुनक्कदा तकरीब में कहा था कि हमारी दुम पर पैर नहीं आया और हम तो काफ़ी अरसे से जो है वो और फिर उन्होंने कहा कि नैब जो है वो बिल्कुल कार्रवाई करे, जहां करप्शन मिलती है वहां पर ज़रूर छापे मारे, लेकिन नैब में भी इस्लाह की ज़रूरत है, ऐसा कहना था उनका। और अब आने वाले वक्तों में देखते हैं क्या तहकीकात होती हैं, क्या खबरें जो हैं वो सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें हम शहर लाहौर की बात करेंगे और तारीखी चीज़ें और हिस्ट्री बताना हमारा फ़र्ज़ है। जी, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरे शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है सुनहरी मस्जिद, और सुनहरी मस्जिद की खासियत क्या है, कब बनाई गई, किसने बनवाई और क्या क्या अहम चीज़ें और अहम वाक़यात इसके हवाले से हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? राव साहब, सुनहरी मस्जिद जी, क्या बताएंगे इसके बारे में, कब से ये बनाई गई और क्यों इसे सुनहरी मस्जिद कहा जाता है? हाँ, जिस तरह लाहौर में बहुत सारी मसाजिद हैं और ख़ास तौर पे अंदरून शहर में मुग़ल दौर की बहुत ही खूबसूरत और आला जो है पाए की मसाजिद हैं, उन्हीं मसाजिद में से एक सुनहरी मस्जिद है। सुनहरी मस्जिद एक नवाब थे बकारी ख़ान, उन्होंने 1749 में ये मस्जिद की तामीर शुरू करवाई और 1753 में ये मस्जिद मुकम्मल हुई थी। अच्छा, ये इतनी पुरानी है, 1753 में बनाई गई जी। अच्छा, ये मस्जिद जो है दिल्ली दरवाजे से भी इसका रास्ता है और शालमी दरवाजे से भी। तो ये डब्बी बाज़ार लगता है ये, तो डब्बी बाज़ार में सरे राह ये एक मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और इस मस्जिद से पहले इस जगह पे एक छोटी सी मस्जिद मौजूद थी जब नवाब बकारी खां, अच्छा ये बकारी मतलब वो नहीं थे जिस तरह से कोई मांगते हुए या कोई इस तरह से ये नवाब बने और मतलब इन्होंने मस्जिद बनवाई। ये सैयद मीरा भीक नामी एक बुज़ुर्ग थे, उनके ये मरीद थे और उस निस्बत से इन्होंने अपने नाम के साथ भीख से बकारी लगाया। और ये नवाब मीर मुन्नू थे उस वक़्त लाहौर के हाकिम, उनके दौर में ये लाहौर के उमरा में से थे। इन्होंने एक मस्जिद दिल्ली के चांदनी चौक में कोतवाली के साथ बनवाई और जिस वक़्त ये लाहौर आए और लाहौर आके तो फिर उन्होंने उसी तरह की एक मस्जिद तामीर करवाई, वो दिल्ली दरवाजे में ये। अच्छा, तो क्या वो दोनों मस्जिदें सिमिलर हैं, मिलती हैं आपस में, जो दिल्ली में है और जो लाहौर में है? नहीं, दिल्ली वाली जो है वो उसमें कुछ स्पेस कुछ अलग है, इसलिए वो इस मस्जिद से बड़ी मस्जिद है। यहाँ जो है वो एरिया बड़ा कंजस्टेड है तो कम जगह की वजह से ये मस्जिद, और दूसरा ये कि इस जगह पे एक मस्जिद पहले से थी और उस मस्जिद को इन्होंने शहीद नहीं करवाया था और उसके साथ जो है ये मस्जिद अलग से मस्जिद तामीर करवाई थी। और वो जो मस्जिद थी उसका जो एक दरवाज़ा था वो अंग्रेज़ दौर तक बाकी था और इन्होंने उस मस्जिद के उस दरवाजे की वजह से इस मस्जिद को थोड़ा सा मतलब हाँ टेढ़ा कर दिया था ताकि वो मस्जिद जो है वो भी सॉरी वो उसमें कुछ जो है वो उसको ना शहीद किया जा सके। तो ये मस्जिद लाहौर की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से है। इसकी जो बुलंदी है वो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हमें मतलब इस पे जाना पड़ता है। स्टार्ट से मतलब फ़र्श के बराबर मस्जिद नहीं है
कोई 12 से 13 सीढ़ियाँ हमें चढ़ के मस्जिद तक जाना पड़ता है। और उसके बाद ये कि 1905 में एक ज़ल्ज़ला आया था लाहौर में, बड़ा शदीद ज़ल्ज़ला था, उसमें बहुत सी इमारतें जो हैं वो लाहौर की उनको नुकसान पहुंचा था, उनमें टाउन हॉल की बुर्जियाँ भी गिर गई थी। तो उस ज़ल्ज़ले में इसकी जो मीनार थे वो जो है वो शहीद हो गए थे। अच्छा। तो ये जो मीनार हैं ये बाद में अंजुमन इस्लामिया ने जो है वो तामीर करवाए थे। 3 इसके जो हैं वो गुंबद हैं, और सुनहरी मस्जिद इसको इसलिए कहा जाता है कि इस मस्जिद के जो गुंबद हैं और इसकी जो बुर्जियाँ में उन पे खालिस सोने का जो पानी जो है वो इस अंदाज से पे चढ़ाया गया है कि इस अंदाज से चढ़ाया गया है कि आज तक उसकी जो है वो शाइनिंग में और रंगत में फर्क नहीं आया। राव साहब, आप बता रहे थे कि वो जो मटेरियल लगाया गया इसके मीनारों और गुंबद पर, उसकी शाइन और कलर आज तक उसी तरह से आज तक उसी तरह से हैं। हालांकि इस पे बड़े मुख्तलिफ अदवार में इस पे बड़ी जो है वो मसाइल आते रहे, और बड़ी इस मस्जिद के साथ जिस तरह से सिख दौर में इस मस्जिद के साथ जो है वो बावली साहब एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा बावली साहब। बावली उसको कहा जाता है जिस तरह से कुआं होता है, कुआं तो मतलब सीधा एक नीचे चला जाता है पानी, और बावली में स्टेप बने होते हैं, दूर तक स्टेप चले जाते हैं। और पानी की? हाँ नहीं, सीढ़ियाँ जिस तरह से होती है ना, वो चलती चलती तो नीचे पानी तक बंदा पहुंच जाता है सीढ़ियों के जरिए, तो उसको बावली कहा जाता है। तो उस बावली के साथ गुरुद्वारा था। तो सिख दौर में गुरुद्वारा के जो लोग थे उनका ये कहना था कि ये मस्जिद जो है ये गुरुद्वारे की जगह पे बनी है, और सिखों ने इस मस्जिद पे कब्जा कर लिया था। और इसमें ग्रंथ साहब, उनकी एक मजहबी किताब है सिखों की, उसको रख दिया, और उसका पाठ यानी उसका जिस तरह हम कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी मजहबी किताब, इस तरह से उसका जो है वो सिलसिला शुरू हो गया था। तो उससे पहले जो था वो ये हुआ कि जब इस मस्जिद में अजान दी जाती थी तो अजान की आवाज़ से इन्हीं जो ये अपना बावली साहब के गुरुद्वारे के जो मतवली थे उन्होंने ये कहा था कि अब अजान की आवाज़ से हम डिस्टर्ब होते हैं, और हम जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मस्जिद की जो मुल्ला हैं वो इतनी ऊंची आवाज़ में अजान देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा। ये मुकदमा उस वक़्त महाराजा रंजीत सिंह के पास गया। तो रंजीत सिंह ने उस वक़्त मुसलमान और जो सिख जो उस दौर के अहम लोग थे उनको बुलाया, और उनसे दोनों से अलग अलग ये बात पूछी कि इसका हल अब क्या करें। तो मुसलमानों ने ये बताया कि हम मस्जिद जो अजान है, अजान का मतलब ये है कि मुसलमान जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं वो वक्त मुकर्रा की इतला दी जाए और वो लोग आएँ और जो है वो नमाज पढ़ें। तो रंजीत सिंह ने फिर उन लोगों को कहा, सिखों को, कि आप यही काम आप 5 वक्त जाके और इस आबादी के जो लोग हैं उनको इतला करेंगे ताकि भी ये अजान का टाइम है उससे कुछ देर पहले। तो वो चंद दिन उन्होंने ऐसा किया और वो ना कर सके, और ख़ुद उन्होंने आके ये इल्तिजा की महाराजा रंजीत सिंह को कि जिस तरह से अजान का सिलसिला है वही चलता रहे, हम ये तो उससे भी बढ़ के काम है, हम ये ड्यूटी नहीं अदा कर सकते। तो इस तरह से ये मस्जिद में दोबारा अजान शुरू हुई, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इसको गुरुद्वारे का हिस्सा करार दे के और इस मस्जिद पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद उसके बाद फिर अंग्रेज़ दौर में एक डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के RP निस्बत, अच्छा। जिनके रोड नाम पे निस्बत रोड जो है उन्हीं के नाम पे है। तो उनके दौर में इस मस्जिद की जो है वो बहाली भी हुई, और जो पहले मस्जिद का एक जो पुरानी मस्जिद थी उसका दरवाज़ा शहीद करके उन्होंने, और ये मौजूदा जो दरवाज़ा वो भी उन्होंने बनवाया। और अंग्रेज़ दौर में ये मस्जिद जो थी ये वागदार हुई और मुसलमानों को मिल गई। और इस मस्जिद में अलग से एक कुआं था वज़ू के लिए, हौज़ है पानी का जो अब तक वही चल रहा है। अच्छा। और उससे पानी कम नहीं हुआ? पानी जो है वो पहले जो था वो कुएं के ज़रिए आता था, अब जो है वो नल सिस्टम आ गया, उसके ज़रिए उस तालाब में पानी आता है। अच्छा। और उसमें वज़ू जो है अब भी उसी तरीके से इसके जो हौज़ के पानी से वो किया जाता है। हौज़ क्या उसकी बेसमेंट में है? बेसमेंट में नहीं है, ये इसका जो सहन है उसके अंदर है। अच्छा। हाँ, ये एक चकोर हौज़ है और बड़ा अभी ये चल रहा है। और जो इसकी जब रेनोवेशन की जाती है तो हम अक्सर बात करते हैं कि चीज़ें तब्दील कर दी जाती हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई वही ओरिजिनल जो है वो कंडीशन है, उसी तरह से इसके मीनार, इसके गुंबद, और अंदर से जो है वो काम में कुछ, क्योंकि उस तरह का तो जो इस पे काम हुआ है नक्शो नगार और वो उस तरह के नहीं हो सकते, तो कुछ थोड़ी बहुत जो है उसमें मरम्मत के दौरान तब्दीली आई है, लेकिन ओरिजिनल इसकी शेप जो है वो असल हालत में ये मस्जिद है। और ना सिर्फ लाहौर के लोग बैरून मुल्क से भी जो से आते हैं, हाँ। वो जब दूसरी मसाजिद, बादशाही मस्जिद या मस्जिद वज़ीर खां देखते हैं तो वो इस मस्जिद में भी आते हैं, और ये मस्जिद
फन तामीर और आप का कह रहे हैं एक कि जो नादर उसके नमूना है। गुंबद पे और मीनारों पे जो गोल्डन शेड है वो चेंज नहीं हुआ, वो change इस नहीं हुआ, वो उसी 1753 तरह में जो से- जी, लगा जी, था वो आज तक चल वो रहा उसी है। तरह से कौन वो से है। मटेरियल्स यूज करते थे वो लोग कि सदियां गुजर गई और वो शाइन और वो कलर खत्म नहीं हुआ? मटेरियल जो थे ना, एक तो ये कि खालिस सारी चीज़ें होती थी, इसी तरह से जो मटेरियल दूसरा था कंस्ट्रक्शन का, उसमें भी इस तरह से सीमेंट नहीं होती थी, उसकी ईंट भी मुख्तलिफ होती थी, चौड़ी मुख्तलिफ होती ईंट होती थी। थी। मेरे ख्याल से फिर वो- आजकल के लोगों को जो है ना वो उससे फिर जरूर उसमें जो सबक लेना मसाले थे, चाहिए हाँ वो नहीं होते थे, कि जैसे सीमेंट सदियां की गुजर बजाय, गई और वो हाँ, चीजें वैसे की वो वैसे ही बिल्कुल मौजूद हैं। उनमें बनाने वालों की भी बड़ी एक मेहनत और लगन भी होती थी। लगन भी होती थी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सुनहरी मस्जिद की हमने बात की। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, नई हिस्ट्री जो है वो लाहौरियों को बताएंगे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूंगी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।